हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है TNI के मंच पर। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर नेट का सिलेबस करा दीजिए, तो भी आज नेट के सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं जी। जो नेट का एग्जाम आपका जून में होगा और फॉर्म जिसके भरने शुरू हो चुके हैं 20 अप्रैल से, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर ले। UGC नेट का जो एग्जाम देना चाहता है, JRF का देना चाहता है, या आप PhD करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो बेटा वो फॉर्म भर ले। अब बात आती है पाठ्यक्रम की। पूरा जो नेट का सिलेबस है वो 10 यूनिट में बटा हुआ बेटा। हिंदी का अगर मैं मेन सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें जो यूनिट 9 है, इकाई कह लो या यूनिट कह लो, यूनिट जो 9 है उसमें बेटा निबंध है। अर्थात जो निबंध आते हैं आपके, उन निबंधों से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निबंध का है इसमें कुल मिला के 11 निबंध है भाई। तो 11 निबंध को बारी बारी से करेंगे और जैसे ही ये निबंध कंप्लीट होंगे फिर इनसे संबंधित भाई प्रश्नोत्तर भी पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों कंटिन्यू रहना, टाइम टू टाइम एक के बाद एक मैं वीडियो डालता रहूंगा और पहले लिस्ट बना देंगे इसकी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निबंध में, एक निबंध है दिल्ली दरबार भाई। पहला ये निबंध है दिल्ली दरबार। ये जो दिल्ली दरबार निबंध है, अगर इसके रचनाकार की बात की जाती है तो इसके रचनाकार भारतेंदु जी हैं बेटे। इसके रचनाकार भारतेंदु जी हैं। पेपर में यहां से डेफिनेट पूछा जाएगा सबसे पहले कि ये निबंध जो भारतेंदु जी ने लिखा है, इस निबंध का विषय क्या है। तो हुआ क्या था, जैसे आपको पता है बेटा 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति हुई तो उससे पहले यहां भारत में गवर्नर बन के आते थे अंग्रेजों की तरफ से, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका शासन था। 1857 की जो क्रांति हुई, उस विद्रोह को, उस संग्राम को देखकर अंग्रेज काफी डर गए, तो उन्होंने गवर्नर का पद बदलकर वायसराय बना दिया। तो लास्ट जो गवर्नर थे वो भी लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम जो वायसराय थे वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद हुआ क्या कि भी 1876 में, 28 अप्रैल 1876 में घोषणा की गई कि जो महारानी है इंग्लैंड की, उसके हाथ में सीधी भारत की सत्ता चली गई और वही डिसीजन लेगी। याद रखना है, पेपर में पूछा जाता 28 अप्रैल 1876 को जो इंग्लैंड की महारानी थी वो भारत की राजे राजेश्वरी का पद मिला उसको, वो भारत की भी साम्राज्ञी महारानी बन गई। तो उसका फिर घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था। जैसे इलेक्शन में आज चला हुआ है तो मैनिफेस्टो हम रखती है कोई पार्टी, मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र। तो वो महारानी जब इंग्लैंड की महारानी बनी तो उसने अपना जो घोषणा पत्र दिया कि भी ये घोषणाएं हम ऐसे ऐसे सरकार चलाएंगे, ये हमारी असुविधाएं होंगी। तो इस निबंध में जो रानी का घोषणा पत्र है उस पर चर्चा करते हुए वायसराय ने जो संबोधन किया है कि हमारी रानी ने आपके लिए ये घोषणा पत्र भेजा है, तो वायसराय ने वो संबोधन कर रखा है। तो पूरा का पूरा निबंध भारतेंदु जी ने उस घोषणा पत्र के ऊपर लिखा हुआ है और उस घोषणा पत्र को संबोधन कर रहे हैं वायसराय। तो अब प्यारे बच्चों इसमें पूछा क्या जाता है, सबसे पहले ये निबंध है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, लेकिन इस निबंध में जो वर्णन किया गया है, दिल्ली में जो दरबार सजा था वो दरबार सजा था भी 1877 में। 1876 में महारानी बनी, 1877 में दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया और दरबार का आयोजन किया गया और वायसराय उसको संबोधित कर रहे थे। तो उसी संबोधन के ऊपर भारतेंदु जी ने निबंध लिखा है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने राजभक्ति को भी दिखाया है और देशभक्ति को भी दिखाया है। राजभक्ति की भी, राजभक्ति करनी है तो अंग्रेजों जैसी करो और देशभक्ति करनी है। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने, देखिएगा भारतेंदु जी ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने हमें ऊपर उठने के या उन्नति करने के या कमाने के बराबर अवसर दिए हैं, चाहे हम किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी स्थान से संबंध रखते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे आपके साथ। तो इसलिए कि भी राजभक्ति की भी, जो राजभक्ति ने जो डिसीजन लिया महारानी ने, वो सबके लिए समान है, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं। दूसरी बात, आपके साथ कोई
ना जाति का, ना रंग का, ना लिंग का कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर आपके अंदर काबिलियत, आपके अंदर हुनर है तो आप दिखाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है। और यकीन मानिए कि ये सरकार आपके पक्ष में है, आपके हित में है, आपको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद अगर कोई फिर भी सरकार के साथ धोखा करता है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का सूरज डूबता नहीं था, तो पूरा विश्व में जितना भी क्षेत्र पर या जितनी भी जगह पर अंग्रेजों का शासन था, उसमें से 7वां हिस्सा भारत का था। 30 करोड़ लोग थे। तो उसी संबोधन पर चर्चा करते हुए भारतेंदु जी ने निबंध लिखा है। एक बार इसके मोटे मोटे या मुख्य मुख्य जो पॉइंट है जो नेट में पूछे जाते हैं, एक बार उन पर चर्चा करेंगे। तो बेटे ध्यान से सुनना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये कि ये निबंध किस विषय पर लिखा गया है, दूसरा निबंध के रचनाकार कौन है, तीसरा फिर वायसराय का जो संबोधन है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, कितने राजाओं को या कितने अधिकारियों को उस चबूतरे पर जो स्टेज सजा था, चबूतरा सजा था, उस पर बेटे स्थान मिला और उन्होंने क्या क्या घोषणाएं करी। तो बेटा एक बार चर्चा करते हैं। देखिएगा मुख्य मुख्य पॉइंट इस निबंध के क्या है, बिल्कुल ध्यान से और आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में बेटा यहां से पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो देखिएगा बेटे, यहां दिखा गया है निबंध का नाम है दिल्ली दरबार। भाई दिल्ली दरबार निबंध का नाम है और भारतेंदु जी इस निबंध के निबंधकार हैं। पहला पॉइंट तो ये बनेगा कि इस निबंध के रचनाकार कौन है। अगला पॉइंट है बेटे, इस निबंध की रचना भारतेंदु जी ने 1877 में की थी। कई बार आ जाता है कि भी इनके निबंधों को आप क्रम से लगाइए, तो 1877 में भारतेंदु जी ने इस निबंध की रचना की थी, क्योंकि जो दरबार सजा था वो भी 1877 में ही सजा था। उस दरबार के ऊपर लिखा गया बेटा ये सारा निबंध भारतेंदु जी ने, कि उस वायसराय ने वहां से क्या क्या घोषणाएं की। तो जो जो ये हम पॉइंट पढ़ेंगे वो सारे के सारे पॉइंट वायसराय ने जो संबोधन कर रखा, जो घोषणा पत्र पढ़ा था उस महारानी का, उसका है बेटा ये विषय। तो देखिएगा सबसे पहले बेटे, इस निबंध में भारतेंदु ने महारानी विक्टोरिया, जिनको 28 अप्रैल 1876 में इंग्लैंड में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, उसको राजा राजेश्वरी की, उसको राज राजेश्वरी की पदवी मिली, उपाधि मिली। अभी राज राजेश्वरी की, हमारे राज की महारानी ईश्वर तुल्य आज से विक्टोरिया होगी। तो उनका जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र को वायसराय ने संबोधित किया था, उसके ऊपर ये लिखा गया है। इस अवसर पर 1 जनवरी 1877 में भी जैसे साम्राज्ञी बनी 1876 में, अप्रैल 1876 में 28 अप्रैल, तो उसके बाद 1 जनवरी 1877 में दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया। कि महारानी का, देखिए पूछा जाएगा दरबार का आयोजन क्यों किया गया, वो महारानी को साम्राज्ञी बनने के उपलक्ष्य में उस दरबार का आयोजन किया गया। तो बेटे कब किया गया, 1 जनवरी 1977 में। और वहां महारानी जो साम्राज्ञी बनी थी उसके घोषणा पत्र का संबोधन कौन कर रहे हैं, वायसराय कर रहे हैं। बेटे एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा तभी बात बनेगी। इस घोषणा पत्र में भारत की प्रगति, जो भारत की प्रगति की अगर हम बात करते हैं तो बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना रंग के, बिना किसी भी भेदभाव के पूरा भारत देश प्रगति कीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी सरकार आपके साथ है। उस समय भारतेंदु जी को भी ये धोखा था कि ये अंग्रेज जैसा बोलते वैसा ही करते हैं। बाद में भारतेंदु जी को एहसास हुआ कि इनकी करनी और कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। बेटे तो देखिएगा, भेदभाव किए बिना हम, आप ये साम्राज्ञी की कृपा आप भारत पर रहेगी, कि जो साम्राज्ञी बनी है उसकी कृपा कोई भेदभाव के बगैर आपके ऊपर रहेगी। आपका जितना दिल करता उतनी प्रगति या उन्नति कीजिए। अगला पॉइंट कह रहा है, भारतेंदु जी ने अपने निबंध दिल्ली दरबार दर्पण में सही मायने में भरम, देखिएगा बेटे ये पॉइंट मैंने यहां से अच्छे से समझने की कोशिश करो। भारतेंदु जी ने अपने निबंध दिल्ली दरबार दर्पण में महारानी के दरबार को, महारानी का जो दरबार सजा था, वायसराय वहां संबोधन कर रहे थे, सही मायने में भ्रम मानते हुए। भारतेंदु जी को भी ये पता नहीं था कि ये लोग धोखेबाज झूठे हैं। भ्रम भाई धोखा, धोखे में रहते हुए, भ्रम मानते हुए इसमें भारत की प्रगति में साम्राज्ञी के योगदान और घोषणा, उन्होंने ये मान लिया कि ये जो दरबार सजा सही मायने में लोग ऐसे हैं। तो महारानी का जो घोषणा पत्र था उसको भारत की उन्नति का योगदान मानते हुए उन्होंने ऐसा उस समय माना था। तो जो जो इस दरबार के वायसराय के महत्वपूर्ण जो कथन थे उस समय या वाक्य थे, उन्हीं को लेकर ये निबंध फिर भारतेंदु जी ने लिखा था। बेटा तो उसमें क्या किया, अभी घोषणा पत्र को भारतेंदु जी ने सही माना था उस समय, उस तथा साम्राज्ञी का गुणगान किया था, बड़ाई की थी। देखिए कितने अच्छे इंसान हैं ये,
और उनकी घोषणा पत्र पर प्रकाश डाला। अब उनकी घोषणा पत्र पर प्रकाश डाला इस निबंध में, तो बेटे प्रकाश डालिया तो देखिएगा दिल्ली में दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 में हुआ। उनका जो घोषणा पत्र था उस पर प्रकाश डाला है। अब इसमें जो पॉइंट आएंगे उन पॉइंटों को बेटा वायसराय ने संबोधन में बोला है। ये ना तो भारतेंदु जी के पॉइंट है, घोषणा पत्र है साम्राज्ञी का, संबोधन कर रहे हैं वायसराय। बेटे ये पूछ लेते हैं, दरबार का आयोजन महारानी की पदवी लेने के उपलक्ष्य में हुआ। महारानी बन गई, उनको पदवी मिली थी, इसके कारण इसका आयोजन हुआ। बेटा महारानी ने राज राजेश्वरी की पदवी ली थी। पूछा जाएगा कि महारानी को कौन सी पदवी मिली थी? बेटा राज राजेश्वरी, मतलब राज की ईश्वर, ईश्वरी, जैसे ईश्वर होता है पुल्लिंग तो ईश्वरी भगवान, इस भारत देश के राज की भगवान भाई। दरबार को संबोधित वायसराय ने किया था, ये पॉइंट दमदार है। अब इस दरबार को संबोधन, कभी आप बलिया वाला भाषण याद कर लो, क्योंकि एक निबंध और है नेट के एग्जाम में जो भारतेंदु जी का है, भारतवर्ष की उन्नति वाला, तो बेटे कभी वो बलिया वाला, ये संबोधन वायसराय का है। केवल उन पॉइंटों को आउट करके भारतेंदु जी ने निबंध लिखा है। कभी आप भारतेंदु जी का संबोधन लिख दो बेटे, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। इस दरबार का संबोधन वायसराय ने किया था। अगला पॉइंट ये कह रहा है बेटे, सभी शासनाधिकारी तथा राजाओं को रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला। उस समय चबूतरे पर अपने देश के जो शासन अधिकारी थे, जिनके हाथ में, क्योंकि आपको पता है यहाँ रजवाड़े थे, सामंत थे, तो जितने भी शासन अधिकारी थे और जो राजा थे, जिनको स्टेज पर बैठने का मौका मिला, अगर पूछा जाता उनकी कुल संख्या कितनी थी, तो बेटा 63 थी। कितनी थी संख्या? 63 थी। अब ये 63 के 63 जिनको बेटा उस चबूतरे पर स्थान मिला था, जैसे आजकल राजनेता आते हैं, कई बार देखते होंगे आप कि भी लिस्ट दे दी जाती है कि वो नेता आएगा तो उसके साथ ये बैठेंगे और तो सारे नीचे जाएंगे, है ना, रोज चर्चा का विषय रहता है। तो उस समय चबूतरे पर भी यही हुआ कि भी 63 देश के अपने 63 शासन अधिकारी तथा राजाओं को स्थान मिला। और ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है, उनको एक तो रेशमी झंडा मिला भाई और सोने का तमगा मिला। एक तो रेशमी तो झंडा दिया गया और सोने का तमगा मिला। बेटा ये पूछा जाता है, यह बहुत बड़ा दरबार था जो नगर से 5 मील तक फैला हुआ था। ये जो दरबार का आयोजन था काफी बड़ा दरबार था। दिल्ली नगर में जो दरबार सजा था वो दिल्ली नगर से लेकर 5 मील तक फैला हुआ था। 5 मील मानो तो बेटा लगभग 8 किलोमीटर हो जाएगा। 8 किलोमीटर तक इसकी बेटा फैला हुआ था। ये पूछा जाता है कि ये दरबार कितनी दूरी में फैला हुआ था, तो बेटे 8 मील। कहां पर? दिल्ली में आयोजन हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1877 भाई। इसमें वायसराय का चबूतरा षटकोण आकार का था। यह भी पूछ लिया जाता है कि वायसराय का जो चबूतरा बना था वो षटकोण आकार का चबूतरा था। बेटे अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इस दरबार में हिंदुस्तान के 63 शासन अधिकारी तथा राजाओं को चबूतरे पर स्थान मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये कई बार पूछा जाता है कि ये चबूतरा था जिसमें आयोजन हो रखा था, उसमें कितने शासन अधिकारी तथा राजाओं को स्थान मिला, तो बेटा 63 थे वो। इसमें महारानी विक्टोरिया एक्ट का वर्णन करते हुए, महारानी विक्टोरिया का जो एक्ट था, घोषणा पत्र था, उसका वर्णन करते हुए बताया गया कि भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, मैंने बताया था बेटे क्लास शुरू की उससे पहले कि भी 1857 की जो क्रांति उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर समावित था, उससे छीनकर महारानी ने अपने हाथ में ले लिया। तो इस एक्ट के तहत जो सुपुर्द था अब महारानी के अधिकार में आ गया है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो बेटा 1600 में स्थापित हुई थी उसका इस पर कोई भी अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस दरबार के अनुसार महारानी को पृथ्वी पर जितने देश पर अधिकार है, अर्थात महारानी पूरे इंग्लैंड की थी। इंग्लैंड का उस समय बेटे तुत्ती बोलती थी, कहते थे कि इंग्लैंड का कभी सूरज नहीं डूबता, कि सूरज जहां छिपता दूसरी साइड निकलता। तो अंग्रेजों का पूरे देश, जितने भी देश थे विश्व के जो अच्छे अच्छे देश थे, लगभग सभी पर अधिकार था। तो यूं कह रहा है कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में जहां जहां पर भी महारानी का राज है, उस राज में जितने भी देश उसके अधिकार में आते हैं, उनमें भारत उसका 7वां भाग है। बेटे पूछा जाएगा, भारत उसका 7वां भाग है। इसमें 30 करोड़ आदमी रहते हैं। उस समय अपने देश की जनसंख्या कितनी थी?
30 करोड़। और अगर आज की हम बात करें तो बेटा 130 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो इसमें खूब इजाफा हुआ, इसमें नो डाउट भाई। इसमें हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। जीके का भी क्वेश्चन है ये, नंबर 1 पे है भाई। राज राजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय। अब देखो ये, अब वो वायसराय संबोधन कर रहे हैं कि राज राजेश्वरी का अधिकार लेने के बाद उसका अब वो क्या मान रही है कि वो क्या करेगी। अभिप्राय किसी को मिटाने का या खत्म करने का नहीं, अर्थात ना हम किसी को मिटाना चाहते, ना हम किसी को दबाना चाहते, हम तो आपको अवसर देंगे। कितनी मीठी मीठी बातें। देखिए कि मिटाने या दबाने का नहीं है, वरन रक्षा करने का और अच्छी राह बतलाने का है। हम आपकी रक्षा करेंगे और अच्छा रास्ता दिखाएंगे कि आप कैसे उन्नति करो। इसमें कोई डाउट नहीं बेटा। अपना पूरा का पूरा जो सिस्टम बदल के रखा था अंग्रेजों ने, उससे पहले बहुत बुरी हालात थे आम लोगों के, गरीबों के, तो इसमें कोई दो राय नहीं, रास्ता अच्छा दिखाया भी था। राज राजेश्वरी के शासन में देश शीघ्र उन्नति करके और सभी प्रांतों को दिन रात बेटा उन्नति करने का मौका मिलेगा कि इनके अधिकार में आने के बाद अब पूरा का पूरा देश शीघ्र से शीघ्र उन्नति करेगा और बेटा सभी जो प्रांत हैं दिन दुगनी और रात चुगनी उन्नति करेंगे। कहने का मतलब अब रानी आपका पूरा ख्याल रखेगी। कितनी बढ़िया, जैसे राजनेता, तभी देखिए तभी तो अपने राजनेता इतने बढ़िया बढ़िया वादे करते हैं, ये वहीं से तो सीखी है ना ये चीजें उन्होंने। तो उसके बाद हिंदुस्तान तथा अंग्रेजी सेना का दायित्व है कि महारानी की युद्ध कीर्ति को बनाए रखे। हिंदुस्तान की जनता का तथा अंग्रेजी सेना का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि जो महारानी की जो युद्ध कीर्ति है दूर दूर तक फैली हुई है उसको बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है, अंग्रेजी सेना की भी और हिंदुस्तान की जनता की भी, कि वो आपकी राज राजेश्वरी है। आगे बढ़ते बेटे। सरकार के स्वभाव के कारण हर व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के, देखिए कितना बढ़िया पॉइंट कहा है कि सरकार का जो समभाव है, सबको बराबर का, सबके बारे में बराबर सोचना, भाव का मतलब सोचना और सम का मतलब बराबर। भाई अंग्रेजी अर्थात महारानी ऐसा मानती है कि सबके बारे में हम बराबर सोचते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, हर व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म और रीतियों के अनुसार अपने त्योहार मना सकता है, अपनी रीतियों का पालन कर सकता है। महारानी को विश्वास है कि हिंदुस्तानी राज में, महारानी को पूर्णतः विश्वास है कि हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन, मेल रहेगा आपस में, और अमन, अमन का बोलते हैं शांति, अमन का मतलब शांति, कि सब आपस में मिलकर रहेंगे, शांति से रहेंगे, चैन से रहेंगे। हम किसी प्रकार का दंगा फसाद मार काट नहीं कराएंगे, ना किसी जाति को लेके ना किसी संप्रदाय को लेके। भी हिंदुस्तानी ये विश्वास रखें, अब कह रही है महारानी कि हिंदुस्तानी ये विश्वास रखें, जो भी, चाहे आप किसी भी जाति धर्म से हैं, आप किसी के भी प्रबंधन में हैं, आप किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई भी आपके ऊपर सेना का अधिकारी या अधिकारी बन के आता है, प्रबंधन में है, वो अपनी योग्यता के अनुसार काम पाने योग्य है। आपके अंदर जितनी योग्यता है, अगर आप पढ़े लिखे, आप योग्य, आपके अंदर कौशल है, तो उस योग्यता के अनुसार आप हमारी देख रेख में आप पूर्णतः उन्नति करोगे। उन्हीं आपके अंदर काबिलियत तो है, हुनर तो है, लेकिन आपको अवसर नहीं मिलता, ऐसा नहीं होगा बेटे। आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े लोगों को राज्य प्रबंधन का जो काम सौंपा गया है वो केवल बुद्धिमान ही नहीं है, अर्थात हमने जिसको राज्य के मैनेजमेंट का प्रबंधन का काम सौंपा वो केवल बुद्धिमान ही नहीं है, उसके साथ साथ उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता वाले भी हैं, उनमें आचरण कैरेक्टरफुल भी हैं और वो सोशल भी हैं, सामाजिक भी हैं। भारतीय अपनी संतान को वैसी शिक्षा दे जिससे भारतीय लोग अपनी संतान को वैसी शिक्षा दे जैसे राज राजेश्वरी देती है और उन्नति करे ताकि देश आगे बढ़ सके। बेटा राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश के मुख्य धर्म होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, राज सर्वोपरि होगा और बेटे किसी भी प्रकार का सत्य साहस यही हमारा मुख्य धर्म होगा। परंतु यदि इस राज के, परंतु लास्ट में देखिएगा घोषणा पत्र में क्या कहा है, इस राज ने आपको बराबर उन्नति के अवसर दिए हैं, बराबर आगे बढ़ने के अवसर दिए हैं, लेकिन इस राज के खिलाफ ध्यान दीजिएगा, परंतु क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी, परंतु यदि इस राज के अमन और चैन में किसी प्रकार का बाहरी उपद्रव किया गया या शंका हुई
तो महारानी अपनी रक्षा करना खुद जानती है। लास्ट में डरा भी दिया, अगर आप कानून नियम तोड़ोगे, हमारी बात तो नहीं मानोगे, तो महारानी ने कहा है कि वो तो श्रीमती अपने पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती है। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर पर यह फल होगा, कि यह परिणाम निकलेगा, यह रिजल्ट निकलेगा, यह फल होगा का मतलब है सब यह निश्चय करेंगे कि स्वतंत्रता, धर्म, न्याय प्राप्त है और सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी, सब सौभाग्यशाली रहेंगे, चारों तरफ भलाई होती रहेगी। ये हम कामना करते हैं, ये हम उम्मीद करते हैं। तो ये था बेटा, ये आपका दिल्ली दरबार जो निबंध था उसके महत्वपूर्ण अंश। अगली वीडियो में बेटा मैं अगले निबंध के साथ फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए बेटा इस निबंध को ध्यान से सुनकर, ध्यान से समझकर फिर पढ़िएगा, क्योंकि पेपर में यहां से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।